जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संदीप अवस्थी और आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा पेंशनर्स, ईपीएस 95 लाभार्थियों और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी उन बड़ी खबरों की जिनका असर सीधे आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, मेडिकल सुविधा और आने वाले समय की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग, पेंशन मंत्रालय और कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर तेज हुआ है, उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीदों को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हर जानकारी आपके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 में संभावित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी की, क्योंकि इस समय यही वो मुद्दा है जिस पर पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनधारक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये बढ़कर 60% तक पहुंच गया था। लेकिन अब जो नए एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने ये संकेत देना शुरू कर दिया है कि जुलाई 2026 में एक और बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुरुआती गणना के अनुसार डीए और डीआर में लगभग 2% की बढ़ोतरी का आधार तैयार हो चुका है। अब अप्रैल, मई और जून 2026 के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर आने वाले 3 महीनों में भी महंगाई दर इसी प्रकार बनी रहती है तो जुलाई 2026 से कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए और डीआर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी राहत मानी जाएगी, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई ने हर परिवार के मासिक बजट को प्रभावित किया है। गैस सिलेंडर से लेकर बिजली बिल तक, दवाइयों से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में डीए और डीआर में बढ़ोतरी केवल सरकारी घोषणा नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत बन जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 75,000 रुपये है तो 4% बढ़ोतरी पर हर महीने 3,000 रुपये तक अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है। वहीं अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 52,000 रुपये है तो उसे हर महीने 2,080 रुपये तक अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि जुलाई 2026 का इंतजार पूरे देश के कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, और वो है डीआर एरियर में अंतर दिखाई देने का मामला। जैसे ही 4 महीने का डीआर एरियर खातों में पहुंचा, हजारों पेंशनधारकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि किसी को 2 रुपये कम मिले, किसी को 3 रुपये कम मिले और कुछ लोगों ने कहा कि उनके खाते में 4 या 5 रुपये कम आए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पूरी कहानी सरकारी राउंड ऑफ और कैलकुलेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है। मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 रुपये है। अब बहुत से लोग इसका सीधा 2% निकालते हैं और 720 रुपये मान लेते हैं। फिर 4 महीने का हिसाब 2,880 रुपये जोड़ लेते हैं। लेकिन सरकारी भुगतान का तरीका अलग होता है। पहले 58% डीआर की राशि निकाली जाती है, फिर 60% डीआर की राशि बनाई जाती है और दोनों राशियों के बीच का वास्तविक अंतर दिया जाता है। इसी वजह से कई मामलों में अंतर 719 रुपये बैठता है और 4 महीने का कुल एरियर 2,876 रुपये बनता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को 4 रुपये कम दिखाई देते हैं। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती बल्कि ये सरकारी राउंडिंग प्रक्रिया का हिस्सा होता है। दोस्तों, यही वजह है कि हर कर्मचारी और हर पेंशनधारक को अपनी बेसिक जानकारी खुद समझनी चाहिए। केवल वायरल मैसेज देखकर घबराना सही नहीं है। अगर अंतर छोटा है तो वह सामान्य राउंड ऑफ का मामला हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा अंतर दिखाई देता है तो बैंक, रिकॉर्ड ऑफिस या संबंधित विभाग में लिखित शिकायत जरूर करनी चाहिए। अपने पीपीओ, बैंक स्टेटमेंट और विभागीय आदेश को मिलाकर देखना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर कोई कर्मचारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के आसपास रिटायर हुआ है तो उसे अपने ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट रिकॉर्ड की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी डीए पिछली तारीख से बढ़ाया जाता है तो उसका असर केवल सैलरी और पेंशन पर नहीं बल्कि ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ और उस समय 58% डीए के हिसाब से उसकी ग्रेच्युटी बनी, लेकिन बाद में सरकार ने जनवरी 2026 से ही डीए 60% लागू कर दिया, तो ऐसे कर्मचारी की ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट दोबारा कैलकुलेट होनी चाहिए। कई मामलों में ग्रेच्युटी अपडेट हो जाती है लेकिन लीव एनकैशमेंट छूट जाता है। यही वो जगह है जहां हजारों रुपए का अंतर बन सकता है। इसलिए कर्मचारियों को अपने विभागीय रिकॉर्ड की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि इस समय पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सबसे बड़ी उम्मीद इसी से जुड़ी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 3.50 से लेकर 3.90 तक फिटमेंट फैक्टर की चर्चा चल रही है। अगर भविष्य में सरकार उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अभी 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए अब वेतन संरचना में बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर भविष्य में 3.80 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये के आसपास तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
अब दोस्तों यहाँ एक और बड़ी चर्चा चल रही है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भले ही बाद में मिले, लेकिन इसकी गणना 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है और वास्तविक भुगतान 2027 या 2028 में शुरू होता है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 2 साल तक का भारी एरियर मिल सकता है। यही वजह है कि लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की बड़ी मांग की। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होता है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे 65 वर्ष से लागू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लागू की जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बुजुर्ग पेंशन धारकों की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतें हैं। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ता है। ऐसे में अगर अतिरिक्त पेंशन पहले शुरू हो जाए तो लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब दोस्तों एक और बड़ी मांग फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी FMA को लेकर उठ रही है। वर्तमान में मिलने वाला 1000 रुपये प्रति माह मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार इसे बढ़ाकर 3000 से 5000 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में केवल नियमित दवाइयों का खर्च ही हजारों रुपए तक पहुंच चुका है। निजी अस्पतालों में इलाज और जांच का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मेडिकल सहायता का मुद्दा अब सबसे महत्वपूर्ण मांगों में शामिल हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS की। पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं नई पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में इस मुद्दे पर आंदोलन भी हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में केंद्र सरकार को इस विषय पर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। दोस्तों अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। जुलाई 2026 DA बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, मेडिकल अलाउंस, OPS और लंबित एरियर जैसे मुद्दे सीधे करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर अपडेट को सही तरीके से समझना और अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई कर्मचारी, पेंशन धारक या भूतपूर्व सैनिक है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी कई बार हजारों रुपए का फायदा दिला सकती है। फिलहाल आज की इस बड़ी रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।